हम जब पिछली बारी मिले थे तो हमने बात की थी ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन की, पैलियोलिथिक से आयरन एज तक। उसका दूसरा एस्पेक्ट हमने उस वक्त भी बात की थी कि ये चीज़ें कैसे कल्चर पे असर डालेंगी, तो कल्चर भी डेवलप होता जाएगा। तो यही बात हकीकत भी है, एविडेंस भी यही सजेस्ट करता है। पैलियोलिथिक टाइम से ही इंसान जो चीज़ें दरियाफ्त किया और उसके साथ उसका लिविंग का तरीका भी चेंज होता गया। हम इसके खुद विटनेस है, हमारे जीने का भी तरीका बहुत चेंज हो गया है क्योंकि नई चीज़ें आ गई ज़िंदगी में। ह्यूमंस एक एनिमल से डिफ़र करते हैं कि हम महज टूल मेकिंग, हंटिंग, प्रोक्रिएटिंग स्पीशीज़ नहीं है। ये सब करते हैं सभी जानवर। हमारे पास साइमल्टेनियसली एक तो अक्ल की दुनिया है ही, इंसानों के यहाँ एक स्पिरिचुअल कल्चर भी मिलता है, एक नोशन ऑफ स्पिरिट जिसको हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में बोलते हैं, माइंड एंड बॉडी फॉर एग्जांपल, रूह, तस्कीन दिल के खातिर। तो ये तमाम चीज़ें ये इंसानों के यहाँ पहले दिन से मिलती हैं, ये कंसेप्शन। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चों में भी ये मिलता है। when children are studied from a psychological perspective, तो ये ड्यूअलिज्म उनके अंदर भी है। तो इसकी एविडेंस आर लाइक क्वाइट एम्पल। तो इसके हमें एविडेंस मिलते हैं अर्ली ह्यूमंस में सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, burying dead for example. Why would you bury dead? There must be some reverence that you would have for them and all of these things. अच्छा, हमको कैसे पता? इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं और सबसे क्लियर कट एविडेंस तो हमारे पास होता है, जैसे बरियल एक एविडेंस है। वी नो ऑफ बरियल ऑफ एनिमल्स एज वेल, वी नो प्रॉपर बरियल समटाइम्स इंक्लूड्स उनके साथ जैसे नेकलेसेस या फिर सर्टन पॉटरी एटसेट्रा, मे बी बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, मे बी, वी डोंट नो। ऐसे हमको एविडेंस मिलते हैं जैसे पेंटिंग्स में जो केव पेंटिंग्स है एटसेट्रा, तो वहाँ पे रिचुअल्स करते हुए ड्राइंग्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तो ये जो स्पिरिचुअल कल्चर है ये इट वाज enriched by paintings and other things, among other things. Painting is not the only thing they would do. जैसे फॉर एग्जांपल दीवार पे आप कुरेद भी तो सकते हैं, राइट? एनग्रेव भी कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। नियोलिथिक एज में आपको कंसिडरेबल चेंज दिखता है ह्यूमन कल्चर में। नियोलिथिक बोले तो आज से 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 12 to 10। इस वक्त क्या हुआ था? हमने पिछली बारी भी बात की एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन। अब ये अनाज उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, बार्ली उगा रहे हैं, लाइफ स्टॉक पे भी अब इनका कंट्रोल है। हमने देखा दिस वाज accompanied बाय advances in pottery. Why would that happen? Why would that happen at all? Because once you have tamed plants, अब आपको पता है कि ये कैसे मैं अपनी मर्जी से उगा सकता हूँ, तो अब आपको आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, कैन सेटल एट वन प्लेस। ओके, अब आपने उगाया, देयर इज टू मच ऑफ सीरियल, यू आर हैविंग से 10 kgs, यू हैव प्रोड्यूस्ड 20। व्हाट डू यू डू विद द रेस्ट ऑफ इट? उसको स्टोर करने के लिए यू वुड हैव टू डेवलप मेथड्स। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो पॉटरी डेवलप होगी। वैसे ही एक जगह सेटल होने के लिए जो आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो भी थोड़े से परमानेंट बनाएंगे, तो आपके रहने सहने ये तमाम चीज़ें भी थोड़ी सी परमानेंट हो जाएंगी। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसके बाद सैनिटेशन डेवलप होगी, वाटर सप्लाई डेवलप होगी, ये तमाम चीज़ें डेवलप होगी ना। वन स्मॉल स्टेप जाइंट लीप, ऐसा होता है। तो बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज इस पीरियड से शुरू होती हमको दिखती हैं। एक मिसाल इसकी हम ले सकते हैं ज़ाइमर जी की।
शराब बनाना उसके लिए ये टर्म यूज़ होता है, लेकिन इसको जेनेरिक ट्रेंड में हम यूज़ कर सकते हैं टू मीन दे न्यू द मेथड ऑफ फर्मेंटेशन। पॉटरी भी हमको दिखी जाती है। एंड देयर सीम्स टू हैव बीन डिवीजन ऑफ लेबर एज वेल नियोलिथिक कल्चर में। दीज वर्क्स आर मोस्टली डन बाय वुमेन। मर्द क्या करते थे? कंट्ररी टू व्हाट यू थिंक, दे वर नॉट प्लॉटिंग अगेंस्ट वुमेन, हमको औरतों को दबा के रखना है। दैट्स व्हाट सर्टेन पीपल थिंक नाउ। मर्दों की कोई इस वक्त भी पार्लियामेंट नहीं होती थी अलग से, सब मर्द मिल रहे हैं कि कैसे औरतों को दबा के रखे। दे वुड क्लियर लैंड इंस्टेड, दे वुड डू मोर फिजिकल लेबर, जैसे हट्स बनाना जो मोर फिजिकल एक्ट इंटेंसिव है, वो ये वाले काम ज़्यादा करते थे। दे वुड लुक आफ्टर लाइव स्टॉक, दे वुड do all of these things. Women would cook, carry the children. अच्छा, चिल्ड्रन का जो रियरिंग है इसमें मर्दों का भी बहुत रोल हमको मिलता है। एविडेंस दिस बुक डजंट टॉक अबाउट इट, बट उसमें मर्दों का भी रोल होता था अच्छा खासा। एंड वुमेन वुड ऑल्सो डू पॉटरी एट्सेट्रा। सो यू कैन सी थोड़ा सा एक सटल डिफरेंस मर्दों और औरतों के काम में आना शुरू हो चुका है। तो मैन आर डूइंग मोर एनर्जी इंटेंसिव वर्क, जैसे बड़े पत्थर हटाना ये मर्द कर रहे हैं। ऑर्नामेंट को शेप देना ये औरत कर रही है। ये तमाम चीज़ें, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आना, ये फिर धीरे धीरे स्ट्रेटिफाई हो जाता है और फिर वक्त के साथ ये छोटी डिफरेंसेस दे टेक बिग फॉर्म्स। इसकी सबसे अच्छी मिसाल होती है जैसे जेल पॉपुलेशन मोस्टली मैन होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली मैन और वुमेन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वी नो इट फॉर सर्टन, मर्द और औरत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देन वाई आर मैन प्रोन टू डू मोर क्राइम? तो उसका रीज़न ये है कि जो सटल डिफरेंस एग्रेसिवनेस में है, थोड़ा सा डिफरेंस, इतना थोड़ा कि प्रैक्टिकली मैन एंड वुमेन में नहीं डिफरेंस है, वो जो छोटा सा डिफरेंस है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लार्ज डेटा सेट, दैट मीन्स लार्ज पॉपुलेशन, वो जो भी लोग फिर क्राइम करते हैं वो यूजुअली दे टर्न आउट टू बी मैन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही डिफरेंस आता है। ये छोटी डिफरेंस होती है एनर्जी की, फॉर एग्जाम्पल मर्दों और औरतों में। ऐसा नहीं है कि आसमान ज़मीन का फ़र्क है कि औरत एक कप उठा सकती है और मर्द एक पहाड़ उठा सकता है, ऐसा नहीं है फ़र्क। देयर इज स्लाइट डिफरेंस, बट दैट स्लाइट डिफरेंस क्रिएट्स ह्यूज इम्प्लीकेशंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। तो नियोलिथिक ह्यूमन बींग्स ये सारे काम कर रहे हैं, येट ये काफ़ी आइसोलेटेड ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। आइसोलेटेड ज़िंदगियाँ जीने का मतलब क्या हुआ? एक गांव यहाँ पे सेटल्ड है, 100, 300, 400 किलोमीटर दूर दूसरा गांव कहीं सेटल है, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर। सो देयर आर नियोलिथिक सेटलमेंट्स एंड देन देयर आर गैप्स एंड देन देयर इज़ अनदर सेटलमेंट। तो ये बहुत दूर रह रहे हैं। इससे आप गेस कर सकते हैं, अगर ये इतना दूर रह रहे हैं, मान लीजिए एक नियोलिथिक सेटलमेंट श्रीनगर में है, दूसरी नियोलिथिक सेटलमेंट से दिल्ली में है, तीसरी नियोलिथिक सेटलमेंट से कराची में है, मान लीजिए 3 नियोलिथिक सेटलमेंट्स है यहाँ पे, तो इट वुड मेक नो सेंस टू यू टू थिंक कि श्रीनगर में जो सेटलमेंट रह रही है ये दूध लेने कराची जा रही है और पनीर लेने दिल्ली जा रही है, कपड़ा लेने के लिए से दमिश्क जा रही है। नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि ये काफ़ी दूर का डिस्टेंस है, ये 10 मिनट का नहीं है डिस्टेंस, इट्स years ऑफ जर्नी। देन दैट ऑल्सो शुड हिंट टूवर्ड्स द फैक्ट दैट दीज स्मॉल सेटलमेंट्स मस्ट हैव बीन सेल्फ सफिशिएंट, कि जो एक गांव को जीने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है वो उस गांव में रहा होगा। जैसे ये गांव ओनली मैन का नहीं हो सकता था, तो अगर इस दौर में LGBTQ का गलबा होता, आज हम होते नहीं, तो इस गांव में मर्द भी रहे होंगे, औरतें भी रही होंगी। ठीक, हमको पॉटरी चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको माल मवेशी चाहिए सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, तो इन गांव में वो सारी चीज़ें रही होंगी। टर्न्स आउट द एविडेंस ऑल्सो सजेस्ट्स दिस, कि ऐसा ही था, ये विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे।
जिन विलेजेस की सेल्फ सफिशिएंसी फॉर वन रीजन और अनदर वुड गो अवे, दोज सेटलमेंट सीज टू एग्जिस्ट विद टाइम. नाउ वॉर इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी खत्म होगी. फ्रॉम ए प्योरली सेक्सुअल पर्सपेक्टिव, थिंक ऑफ ए विलेज बीइंग अटैक्ड, देयर मैन किल्ड, गॉन. अब नहीं हो सकती वो सेटलमेंट आगे कंटिन्यू. So what you can think of this is these small settlements would be like oases surrounded by deserts. रहते कहाँ पे थे ज़्यादातर? ये ज़्यादातर रिवर सोर्सेज के पास रहेंगे. Not difficult to guess. क्यों? पानी चाहिए ना. पानी तो चाहिए ही चाहिए for everything. And then water also, water bodies present a frontier, एक natural frontier. कम से कम आपको वो वाली साइड से तो नहीं आएगा शेर चीता खाने के लिए. वो एक डिफेंसिव वॉल भी बना देता है. या फिर ये माउंटेन हिल्स पे भी रहते थे, उसकी एजेस पे. वो भी ये तमाम चीज़ों में आपको काफ़ी एक साइड का वो देता है प्रोटेक्शन. लेकिन जब एग्रीकल्चर बढ़ गया तो यू कैन सी नाउ दे वुड ऑल्सो बी लुकिंग एट लैंड्स विच आर जो फ्लैट प्लेन्स हैं, तो दे वुड क्लियर डेंस फॉरेस्ट्स. ये सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस है ना, ये ख़त्म नहीं हुई थी. ये कुछ दिन पहले तक कंटिन्यूड थी. हिंदुस्तान में सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस ख़त्म हुए आफ्टर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज उन्होंने जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया, तो इसलिए ये विलेजेस की धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंसी हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई. चार्ल्स मेटकाफ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. देखिए हिस्ट्री बड़ा ज़रूरी है. ये टर्म खुद में बहुत सारी चीज़ें बता देती है. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. इससे पहले देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड गवर्नर ऑफ बंगाल. इसके बाद देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उसके बाद देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड वाइस रॉय ऑफ इंडिया. उसके बाद देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देयर इज़ एन एवोल्यूशन, राइट? यू कैन सी दैट. गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, Viceroy of India, and then President of India. चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर जनरल थे बंगाल के. हम इसको फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल हैं. इस वक्त और 2 गवर्नर्स होते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास. हो सकता है आगरा भी इसी अराउंड बना, सेपरेट उसको किया गया था. मुझे लगता है मेटकाफ ही पहले थे जो उसके फिर गवर्नर बने. आई एम नॉट श्योर दो, बट अदर 2 एग्जिस्टेड, दैट्स फॉर सर्टन. बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन सर्टन मोर पावर्स दैन बॉम्बे एंड मद्रास वाला, एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड गवर्नर जनरल. 35-36 1800 की मैं बात कर रहा हूँ. उस वक्त ये गवर्नर जनरल थे. एंड ही कॉल्ड, ये पैदा भी वैसे हिंदुस्तान में हुए थे, ऐसी बात नहीं है. To English parents, but born I think in Calcutta. Charles Metcalfe. Charles Metcalfe हिंदुस्तान के विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक्स कहते हैं. लिटिल रिपब्लिक्स, ये वो यही चीज़ है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस. लेकिन यू वुड हियर मोर टीचर्स और कॉमन लैंग्वेज में यू वुड हियर दिस एट्रीब्यूटेड टू गांधी. एंड यू कैन नो द रीज़न. गांधी ने इसको सबसे मशहूर किया, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस. And Gandhi wanted that to happen. He wanted villages to remain independent from that. वो center, वो चाहते थे जितना power devolve हुए. Gandhi is an anarchist at the end of the day. He doesn't believe. He believes government to wither away धीरे धीरे, कि लोगों के पास full fledged आज़ादी होनी चाहिए. And any great thinker is like that. No great thinker wants to stop, but they know कि these great thinkers also know what is possible and what is not. Whether tomato is a fruit but not putting it in fruit salad. So they know not putting it in fruit salad. So Gandhi would talk about government, what kind of government should be. But the direction is that, self-regulating. So these little republics existed कल तक. ये मतलब ये कल ही की बात है. अब वक्त आगे बढ़ गया. हमने बात की कॉपर और ब्रॉन्ज की. ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से बनता है. और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है. हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दी थी ना, ब्रॉन्ज यूज, बहुत ब्रॉन्ज यूज़ करती थी वो. दे यूज्ड गजल ब्रॉन्ज. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन
सूट करती है इस काम के लिए। ये सिविलाइजेशन बंगाल में होना मुश्किल था, ये सिविलाइजेशन का से आंध्र प्रदेश श्रीलंका में होना मुश्किल था, जो ब्रॉन्ज पे वर्क करती थी। इनको कॉपर मिलता था पास से राजस्थान एंड देन फर्दर साउथ। टिन इनको मिलता था नॉर्थ से, अफगानिस्तान एट्सेट्रा से, तो बीच में ये आते थे। इंटरेस्टिंग है ना। तो अब इससे भी अब एक और चीज़ भी देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देयर वुड बी अदर प्लेसेस जो अभी भी नियोलिथिक से निकल रहे हैं, दे आर स्टिल ट्रांजिशनिंग टू अर्बन कल्चर। अब ब्रॉन्ज कॉपर की एविडेंस मिली तो हमको और क्या पता चला, हमको ये पता चला कि मेटलर्जी का इल्म अब होगा इनके पास, तो कुछ लोग मेटलर्जी करते होंगे, क्राफ्ट्समैन होंगे जो क्राफ्ट बनाते होंगे, और ये लोग दे स्टार्टेड फॉर्मिंग गिल्ड्स एंड क्लान्स जो अपने ट्रेड के जो तरीके हैं उनको प्रोटेक्ट करते थे, जो उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करते थे। गार्डिंग योर ट्रेड सीक्रेट, ये भी कोई पुरानी बात नहीं है, ये अभी भी है। अब इसके लिए प्रॉपर IPR रेगुलेशंस होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये अभी भी है। सो पीपल डू इट। वाई शुड दे डू इट, ये भी एक चीज़ है, वाई वुड पीपल डू इट। एथिकल कंसिडरेशंस इसमें है, शुड इट बी डन और नॉट। टर्न्स आउट इफ वी डू नॉट हैव प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सफ़र। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, इसका लेना देना क्या है? टर्न्स आउट लेना देना है इंसेंटिव। जैसे नॉट एवरी वन इज दैट सेल्फलेस कि ही वुड क्रिएट अ ग्रेट थिंग एंड जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, सम डू इट या फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। हमको पता चलता है वक्त के साथ कि प्रॉफिट इज़ अ ह्यूज इंसेंटिव टू वर्क विथ, and it really pushes people to invest in R&D. But why would they invest in R&D if they know कि हमने कुछ प्रोड्यूस किया वो तो हमसे छीना जाएगा? So they have to be given some guarantee कि अगर आपने कुछ दरियाफ्त किया, इन्वेंट किया etc., you can keep it for a while. That's where IPR laws come in. तो यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश चल रही है, और इसका और प्रैक्टिकल रीज़न भी है। जैसे आयरन से आप वेपनरी बना रहे हैं, अब अपने दुश्मन को बताएंगे कैसे बनाएंगे, जितना अच्छे से गार्ड करेंगे आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करेगी। वक्त के साथ मेटल पे जिसका अच्छा हाथ होगा, घुड़सवारी जो जितना अच्छा जानता है, ये दोनों मिलाकर आपको उतना अच्छा वारिंग फ्रैक्शन बनाएंगे, और इससे धीरे धीरे एक रूलिंग क्लास डेवलप हो जाएगी। सो देयर नाउ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस परमानेंट रूलिंग क्लास। हम मिसाल के तौर पे फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले लें, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाउ डू वी नो देयर आर 2 क्लासेस, रूलिंग क्लास एट्सेट्रा, हाउ डू वी नो? हम तो गए नहीं। मूवी जो मोहनजोदाड़ो है, अगर आपको लगता है कि वो उस ज़माने की गलत फहमी, वो ऋतिक है, अभी जिंदा ही है, वो आजकल बनी है मूवी, बट इट इज डिपिक्टिंग दैट एरा। Urban towns are usually divided into 2 levels we can say, uptown and downtown. तो उससे हमको पता चलता है यहाँ किसी तरीके की हायरार्की तो रही होगी, हमको ऐसा मिलता है। अपटाउन में हमको जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं दे आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड देन डाउनटाउन, तो उससे हमको पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो दया गड़बड़ है, तो डिवीज़न वहाँ रहा होगा। एंड अब हमको इंटरेक्शंस मिलती हैं बिटवीन सेटलमेंट्स एंड विलेजेस, तो यू कैन सी इंटरडिपेंडेंसी अब डेवलप हो गई होगी। इसी की मिसाल फिर से ब्रॉन्ज के लिए टिन लाना पड़ रहा है अफ़गानिस्तान से, और कॉपर एट्सेट्रा भी बाहर से आ रहा है। नाउ वुमेन आर ऑल्सो बीइंग डिस्प्लेस्ड, क्योंकि अब आपके पास हल आ गया ज़मीन के लिए, तो दैट रिक्वायर्स मोर मसल पावर एट्सेट्रा टू वर्क विद। सो कंट्रेरी टू व्हाट यू थिंक दैट मैन हैव ऑलवेज बीन प्लानिंग कि वुमेन को कैसे दबा के रखें, नेचर ने ऐसी नेसेसिटीज डाल दी कि मैन एंड वुमेन कोऑपरेटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट एज, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन हैज़ ऑलवेज बीन दैट ऑफ लव एंड
protection of each other, love and respect. So women would still work in smaller plots, say kitchen garden type, but when farms took over, though, it was more men who were doing it. So there is something called feminization of agriculture that's happening right now, and again, no one is planning it. ये हो रहा है, कैसे हो रहा है? हिंदुस्तान की मिसाल लेते हैं. It applies to Pakistan, Nepal, Bangladesh as well, but I don't know elsewhere, but it definitely applies to the subcontinent. Not so much to Kashmir. कश्मीर में ये phenomena उतना नहीं है. So you must have seen, if you visit Delhi for example, every second person or third person would be from UP, Bihar, etc. And they form the majority labor class there. Kashmir में भी you can see, if you visit the labor market morning में, you would see a lot of people from Bihar, Uttar Pradesh. Now, these are invariably men. ये मर्द होते हैं ज़्यादा. औरतें कहाँ गई? बिहार में औरतें नहीं हैं क्या? बिहार में औरतें भी हैं. वो कहाँ है? हाँ, यू गेस्ड इट करेक्ट, वो घर पे है, वो बिहार में है. अच्छा, ये लोग जो आ रहे हैं काम करने के लिए, इनके बिहार में कोई घर होगा? इनकी कोई ज़मीनें होंगी? हाँ, होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है. तो उसकी रखवाली कौन करेगा? वहाँ पे जो है, वहाँ पे कौन है? वहाँ पे औरत है. तो एग्रीकल्चर फिर से फेमिनाइज हो रहा है, और इसके अपने इश्यूज हैं, क्योंकि ट्रैक्टर्स आर डिजाइंड टू सूट मैन अभी तक. नाउ दे हैव टू बी डिजाइंड टू सूट वुमेन. अगेन, जानबूझ के किसी ने मर्दों के लिए ट्रैक्टर नहीं बनाए थे, मर्द ही वो काम करते थे. अब पता चल रहा है कि औरतें इनके साथ इन मशीनरी, हैवी मशीनरी को डील नहीं कर पा रही उतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से. वाई? क्योंकि अब ये मसला आ गया. ह्यूमंस आर ऑलवेज लाइक दैट. दीज आर नॉट नेसेसरली थिंग्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. फिर क्या हुआ? ब्रॉन्ज एज के टाइम पे ही अर्बन रेवोल्यूशन आया. अर्बन रेवोल्यूशन, अर्बन सिटी सेंटर्स अब बन रहे हैं. इसकी सबसे अच्छी मिसाल, अर्लीस्ट मिसालें सुमेरियन और अक्कड़ वाली जगह हैं. सुमेर है सदर्न मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया हम कह सकते हैं, ये टाइग्रिस और यूफ्रेटिस का बेसन, ये एरिया है मेसोपोटामिया. सुमेर सदर्न मेसोपोटामिया है. दैट मीन्स टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ. एंड अगेन, if you cannot picture all of these things in your mind, I'm sorry. And why? Because all knowledge is dependent on all knowledge. जैसे जियोग्राफी का इल्म आपके पास होना चाहिए कि यूफ्रेटिस और टाइग्रिस ये बहती कहाँ से है, जाती कहाँ है. पर्शियन गल्फ में जाती है ये नदियाँ, मतलब उसी के पास. करंट मॉडर्न डे इराक, ये वो वाली जगह है. सुमेर उसी के सदर्न रीजन है, और अक्कड़ उसका नॉर्दर्न, प्रिसाइजली बोले तो नॉर्थ वेस्टर्न, थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न. अच्छा, यहाँ के लोग जो थे ना सुमेर के देवर ब्लैक्स. और ये हमको अक्कड़ से पता चलता है कि साउथ में ब्लैक्स रहते हैं. ये लोग अफ्रीका से आए थे, सदर्न वाले. नॉर्थ में प्रोबेबली सेमेटिक पीपल कौन हुए? सेमेटिक पीपल हो गए जिनसे फिर बाद में ज्यूज एट्सेट्रा बनते हैं. आई एम नॉट सर्टन कि ये सर्टन है कि नहीं, बट व्हाट वी नो कि ये से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाले रीजन से शिफ्ट हुए थे यहाँ पे. ईस्टर्न मेडिटेरेनियन बोले तो मॉडर्न डे सीरिया, दैट्स द रीजन. जियोग्राफी का इल्म बेहद ज़रूरी है. सो ऑलवेज स्पेंड, इफ़ यू डू नॉट हैव इट, always spend some time with geography, maps, etc. Spend that time so that you have the basic understanding of the world around you. कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, जा रही है. So ये बहुत मदद करता है. You know, a lot of people find history boring. One of the reasons for that is this: they do not have good hold over maps. तो फिर जब आप उनको बोलेंगे फिर अकबर यहाँ से यहाँ गए and that, then this happened and this happened, they are not able to create those pictures inside their mind, and then they lose interest.
तो ये दो सिविलाइजेशन सुमेर और अक्कड़ की। अच्छा, वो सारगांव ऑफ अक्कड़ आपने नाम सुना होगा, सारगान। प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे नहीं पता, उस टाइम पे हूँ मैं बड़ा पुराना इंसान लेकिन इतना पुराना नहीं। सारगान को कैसे बुलाते होंगे अपने ज़माने के लोग, आई डोंट नो। तो सारगान इनको लिखा जाता है। तो नाउ टाउन्स आर डेवलपिंग एंड टाउन्स कम विद देयर ओन एक्टिविटीज़। टाउन्स में टेम्पल स्ट्रक्चर्स अब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। टेम्पल इज़ ए जेनेरिक टर्म, जैसे मॉस्क इज़ ऑल्सो ए टेम्पल, synagogue is also a temple, temples of Hindus are also temples. Temple is a generic term जो usually use की जाती है where worship is taking place, मगर इसको उससे generic way में भी use किया जा सकता है। This city is the temple of education, ऐसे भी कहा जाता है ना, तो temple उससे भी generic term है। खैर, so temples are being constructed now. When we look at these temples, they appear to be bigger structures than structures around them. उससे हमको क्या पता चलता है? उससे हमको ये पता चलता है कि वर्कर्स एम्प्लॉयड है, एक इंसान का काम नहीं है, किसी ने उनको सुपरवाइज किया होगा, किसी ने उनको डायरेक्ट किया होगा, किसी ने प्लान किया होगा। सो व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज टर्शियरी सेक्टर डेवलपिंग, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड इल्म डेवलप हुआ होगा, अदरवाइज ये स्ट्रक्चरल पॉसिबल नहीं है, ये अंदाजे से नहीं बनाया जा सकता, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो अब अगर हमें बिल्डिंग मिली तो आर्किटेक्चरल प्लान होगा। आपके पड़ दादा को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम ये सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि वो रहे होंगे कभी। कैसे पता हमको, कैसे इन्फर किया? जब आपको देखा तो उनको इन्फर कर लिया। वैसे ही अगर हमने आर्किटेक्चर देखा तो वी कैन इन्फर कि उससे पहले प्लान बना होगा कि बनाना कैसे है। आर्किटेक्चर प्लान बीइंग ड्रॉन इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? हमें ड्राइंग भी आती होगी तब, इस टाइम पे ड्राइंग आती होगी, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सम काइंड ऑफ पेपर मस्ट हैव बीन देयर। टर्न्स आउट पेपर नहीं था, पेपर ही थी, या फिर वो वुड बाक्स यूज़ करते थे, बट सम काइंड ऑफ देयर फॉर्म ऑफ पेपर तो रहा होगा। पेपर पे बनाएंगे तो इंक रही होगी, किसी तरीके की कलम रही होगी, सम फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप हो गया होगा, राइट? ये गेसेस डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट वी लुक एट द स्ट्रक्चर एंड वी कैन गेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि यहाँ मैथमेटिक्स डेवलप हुई होगी, यहाँ ज्योमेट्री होगी, यहाँ ये सारी चीज़ें होगी। फिर जब उस पर हम प्रिसीजन देखते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो हमको पता चलता है किस हद तक डेवलप हुई होगी, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उन चीज़ों का इल्म हम ऐसे इन्फर करते हैं, किताबें नहीं मिलती हैं हमें इस तरह की, तो that's not how we get it. But language gives us hints कि उनके पास ये सारे उलूम थे कि नहीं। इसका अच्छा मिसाल दिया जा सकता है, हिंदुस्तान में आर्किटेक्चर के इल्म को सुल्व सूत्र कहते हैं। सुल्व सूत्र, सुल्वा मीन स्ट्रिंग, सुल्वा मीन स्ट्रिंग। तो why would it be called string सूत्र? We are talking about architecture. Why? Because how would you lay the outlines जब आप बनाएंगे वो आर्किटेक्चरल प्लान या एक्चुअल आर्किटेक्चर? अभी भी धागा बांधता है ना वो बंदा जो बनाता है, लाइन ऑफ साइट दिखाने के लिए, इंटू की लेवल दिखाने के लिए वो धागा बांधता है, तो सुल्व सूत्र। और ये जो बड़े टेम्पल्स बने होंगे, इसमें बड़े सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो हमको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ा होगा इनका कि इस बंदे ने हफ्ते भर काम किया, उसने 15 दिन काम किया, इसने 6 छुट्टियां मारी, इसमें इतना खर्चा आया, उसमें इतना खर्चा आया, यहाँ से फंडिंग इतनी आई। सो यू सी दैट दे मस्ट हैव नोन सम सॉर्ट ऑफ राइटिंग एज वेल। Do we have any evidence? We have ample evidence that people around this era knew writing. Again, take the example of, say, Indus Valley civilization. We don't know what they wrote because we cannot read it. But we certainly know that they wrote, क्योंकि हमारे पास उनकी सील्स है। अब मेसोपोटामियन जो हैं उनका तो डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, तो उसको तो पढ़ भी सकते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। वो करते हैं बात हरप्पन के बारे में, दे टॉक अबाउट दैम, एंड वो ट्रेडिंग की ही बात करते हैं कि कहाँ से वो क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं। सो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ ऑल्सो हैपनिंग।
अब एक प्रीस्टली क्लास भी डेवलप शुरू हो जाता है, वर्शिप इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है अब। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, अब ये जो प्रीस्ट्स हैं दे टर्न आउट टू बी द फर्स्ट कैरियर्स ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। और इस वजह से जो लिटरेरी रिकॉर्ड्स हमको अर्लीस्ट टाइम से मिलते हैं ना, वो इन्हीं प्रीस्टली क्लास का लिखा हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में फिर से उपनिषद, वेद एट्सेट्रा, ये सेक्युलर राइटिंग्स नहीं है, ये पीपल ऑफ बिलीफ प्रीस्टली क्लास की राइटिंग्स है। हाँ, फ्रॉम अ हिंदू पर्सपेक्टिव दे कैन बी डिवाइनली रिटन या वट एवर द थिंग इज, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि ये एक पर्टिकुलर क्लास है और ये क्लास प्रीस्टली क्लास है। अब इससे क्या असर होगा? इससे असर ये होगा कि जब आज आप राइटिंग से पढ़ेंगे तो आप प्रीस्टली क्लास का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सबका पर्सपेक्टिव हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफन पीपल मिस इट। इसकी रिपरकशंस पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है, आसमानी लेवल की रिपरकशंस है, इसकी हद नहीं है। जैसे वन ऑफ द नैरेटिव्स इन मॉडर्न इंडिया हैज़ बीन ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन, विच ऑफ कोर्स हैपेंड। There was a lot of evidence that suggests many temples were broken. But what was the level? उस पर बहस है। एक होती है ऑर्डिनरी लेवल, जो मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये तो होता ही है, जब सिविलाइजेशनल चेंजेस होंगी इतना तो होगा ही। नॉर्मल वेयर एंड टेयर वाला लेवल जिसको हम बोलेंगे। जैसे आपका फ़ोन 10 साल बाद ख़राब हो गया तो यू वुडंट ब्लेम द कंपनी, राइट, कि इसका बैटरी नहीं काम कर रहा, बिकॉज वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर के साथ। अगर वो पहले ही दिन ख़राब हो गया तो देन यू वुड से, तो एक तो वो लेवल हो गया। देन देयर इज़ कि औरंगज़ेब की किताब अबुल फजल लिख रहे हैं, या वो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि ही ब्रोक, जैसे सिकंदर बुतचिकन ब्रोक ऑल द टेम्पल्स इन कश्मीर। तो ऐसा लिखा होता है किताबों में, ऐसा किताबों में लिखा होता है कि इस किंग ने कॉन्कर्ड एवरी लैंड, 2.5 करोड़ लोगों को मार दिया अशोक ने, ऐसे लिखा होता है किताबों में। बट व्हाई वुड दे राइट इट? दे वुड राइट इट अपने ग्रैंडियर को दिखाने के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सही हो, एंड वी नो फॉर सर्टन ये सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिकंदर बुतचिकन, इवन इफ ही ब्रोक umpteen number of temples in Kashmir, he did not break all of them. Why? Because we know temples existing after Sikandar's reign, which precede him, जो उनसे पुराने हैं. So they are still existing, some of them. So if he broke all of them, how can there be a temple which existed before? So they would indulge in all of these writings. So writings जो past की होती है ना, उनको देखना होता है कि किस perspective से भी आ रही हैं. So writings usually portray the kings to be bigger than life, grander than life. उनके grandeur को दिखाया. And one of the ways to show that grandeur is कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने सारा ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, मलेच्चों को मैंने निकाल दिया पूरे भारतवर्ष से, मैंने चंडालों पे ऐसे किया, उनको मैंने ख़त्म कर दिया, या फिर आई एम द कॉन्करर ऑफ लंका, और आई एम द कॉन्करर ऑफ सीज. तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं राइटर्स अपने बारे में, या लिखवाते हैं. एंड देन यूजुअली द राइटर्स आर कोर्ट में बैठे हुए कुछ लोग, दे आर कोर्ट हिस्टोरियंस. कोर्ट हिस्टोरियंस वुड यूजुअली प्रेज देयर ओन किंग्स, बिकॉज वहीं से पैट्रनेज मिल रही है कि मेरा सनम सबसे प्यारा है. अब इसकी वजह से देयर इज समथिंग कॉल्ड सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री राइटिंग. सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव ध्यान देता है कि बाकी लोगों की तरफ से हिस्ट्री कैसी थी, बाकी लोगों के नज़रिए से. ये एक डेवलपिंग फील्ड है अभी हिस्ट्री का. तो सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखना शुरू हुआ है. बहुत सारे राइटर्स कॉमन मासेस की हिस्ट्री लिखते हैं फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव व्हाट्स हैपनिंग. फिर इसके बाद क्या हुआ? हमारी बुक कहती है द डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर grew at an alarming rate from this time onwards. Garbage, झूठ. फिर ये लिखती है extortions, ill treatment, slavery and all forms of exploitation were practiced by the rich upon the poor. झूठ. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये झूठ है और गार्बेज है? फॉर 2 reasons. झूठ ये इसलिए है क्योंकि इसका कोई एविडेंस कहीं पे नहीं है, पहली बात. गार्बेज में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
ये जो इसको रंगत दे रहा है वो भी गलत है। जैसे यूज़ ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एक्सटॉर्शन, इल ट्रीटमेंट, स्लेवरी, एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारे वक्त में इनके साथ मॉरल इम्प्लीकेशंस जुड़ी हुई हैं, जो इस एरा में, जिस एरा में ये प्रैक्टिस हो रहा था, मॉरल इम्प्लीकेशंस नहीं रखता था, जो ये नहीं रखता था। जैसे हमारे एरा में 18 से नीचे के साथ शादी की आपने तो यू हैव इंडल्ज इन पेडोफिलिया, बट एवरेज एज ऑफ मैरिज पास्ट में 12, 13, 14, that's the age of marriage. So everyone was a pedophile then. But you wouldn't say that. Why you wouldn't say that? Because of this reason exactly. This category of thought doesn't apply to the people of past. And then disparity between rich and poor grew at an alarming rate. That's not true at all. By and large, people in history have been poor. जितना पहले आप जाएंगे लोग पोअर ही थे। चंगेज़ खान भी कंपेरेटिवली पोअर ही था आज के स्टैंडर्ड्स पे। हाँ, अपने ज़माने में वी माइट से दैट ही इज़ अमंग द रिचर वंस, बट देयर इजंट ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पोअर, ये नहीं है। सो देयर वाजंट इतना बड़ा डिस्टिंक्शन जो ये कहना चाह रहे, बट व्हाई आर दे सेइंग इट? This is one more example of that left has taken over universities. Left is not incorrect every time they open up mouth, which is जिसमें काफ़ी हद तक सही भी है कि they are usually wrong whenever they open their mouth, but they definitely वो left leanings in texts में होती है। ये जो यूनिवर्सिटी टेक्स्ट्स होते हैं ना, इसमें बहुत लेफ्ट लीनिंग लोग होते हैं। एंड प्रोबेबली दिस इज़ वन मोर एग्जाम्पल जो मैं आपको कहता हूँ कि लेफ्ट हैज़ टेकन ओवर आवर यूनिवर्सिटीज़। ये उसकी एक मिसाल है। जैसे स्लेवरी फॉर एग्जाम्पल, यू नो, स्लेवरी वॉज वन इंस्टीट्यूशन विच वॉज नेसेसरी इन सम वेज इन दैट एरा। अगर जब हम नियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, उसके बाद वाले कल्चर की बात करते हैं, व्हाट कुड हैव प्रिवेंटेड वॉर्स? यू टेल मी, वॉर को कैसे प्रिवेंट करें? वाई शुडंट टू ट्राइब्स फाइट ऑलवेज? क्यों ना वो लड़े हमेशा? इस वक्त एनफोर्समेंट होती है थ्रू यूनाइटेड नेशन। आइसोलेट हो जाएगी कंट्री या जो भी करेंगे, दैट इज काइंड ऑफ कि क्यों आपको डिटरेंस जिसको कहते हैं, व्हाट इज द डिटरेंस दैट पीपल शुड नॉट फाइट? सो द डिटरेंस नाउ इज रेपरेशंस, फॉर एग्जांपल सैंक्शंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस, या यूएस सैंक्शन करता है किसी कंट्री को। सो व्हाई आर दी सैंक्शन? सो एज टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग एट वॉर। बट दिस इज आफ्टर 1940s, या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 5000 साल पहले, 6000 साल। What would stop Magad from attacking, say, Kaling? What would stop them? कि एक दूसरे पे से वो लड़े ना। One of the ways was slavery. That if you attack and you are lost, your men and women would be taken into slavery. That's the deterrence. Or your men would be killed and your women would be taken as slaves. Now, men are a liability to carry if you would take them. You would give women rather, because women can bear a lot of children, so your tribes can benefit from them. Men, more protein intake, more food intake, etc. liability on a society. They can work. तो वो उस तरीके के slaves बनेंगे men. Women इस तरीके की slaves बनेंगी. Now, if you don't want that to happen, then surrender. तो सरेंडर करें। Now this is very interesting. What does Firaun say to Prophet Moses as recorded in the Quran? What does he tell him? He tells him कि surrender, or else we will kill your men and take your woman as prisoner. यही कहते हैं ना? This is there in the Quran, this statement uttered by Firaun. We wouldn't call that history because history के अपने उसूल हैं, but since we are simultaneously, many of us are Muslim, so we believe that he must have said it. And Deuteronomy में भी हमको ये evidence मिलता है. Deuteronomy is a text in Bible. So Deuteronomy में भी जब ऐसा कुछ हो, जब बगावत करे कोई, so kill their men and take their women as slaves. So it must have been a method that was used for as deterrence.
अब हम इस पे मॉडर्न कैटेगरीज ऑफ थॉट लगा सकते हैं, तो वो करते हैं काफ़ी सारे लोग। एंड ऑफन टाइम्स ये हमको दिखता नहीं है कि ये कैसे सटली हुआ होता है, जैसे ये वाली लाइन में एक्सटॉर्शन, इल ट्रीटमेंट, स्लेवरी, ये तमाम चीज़ें। यू नो, नो वन वॉज गेटिंग गुड ट्रीटमेंट्स दैट एरा, कोई नहीं, किसी को नहीं मिल रहा था। आपको क्या लग रहा था कि मतलब जो बाकी है, जो ये वो कोई 5 स्टार रेडिसन में रह रहे हैं, कोई रेडिसन ब्लू नहीं था तब, ताज विवान था, कुछ नहीं था, वो सब ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे। तो एंड देन ये स्लेवरी एंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वाज प्रैक्टिस्ड बाय रिच अपॉन पुअर, अगेन अ लाई। नॉट एवरीवन हु वाज रिच वुड बी स्लेव ओनिंग, नॉट एवरीवन हु वाज स्लेव वाज पुअर, ऐसी बातें नहीं है। एंड नॉट एवरीवन हु वाज नॉट स्लेव वाज रिच, मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर नॉट स्लेव वर पुअर। Slaves, the usually method of taking slaves was this. You know, one of the arguments that is made by those who say slavery finished in Islam with Prophet sallallahu alaihi wasallam. But there is a school of thought जो कहते हैं कि there is no slavery in Islam. One of the arguments they make is कि slave आप create नहीं कर सकते, जो आज़ाद है वो आज़ाद है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता. So one of the ways you make someone a slave from an Islamic perspective is war. So when you wage a war and the person doesn't submit, he has caused bloodshed. And that's why he would be taken as a slave. But this school argues that slavery कैसे ख़त्म हुई, ये तो है नहीं, कुरान में कोई ऐसा स्टेटमेंट तो है नहीं slavery has been abolished. अगर ऐसा होता clear cut statement slavery is abolished तो बहस होती नहीं, there would be no two schools of thought. They argue this inferring from a Quranic verse where God says कि once you take slaves, या तो उनको set them free or set them free for a ransom. So once you cannot take slaves, आप further slaves नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या हुआ, ये slavery एज एन इंस्टीट्यूशन खुद से ख़त्म हो जाएगी. तो हम बात कर रहे थे ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिच अपॉन पुअर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. It's not like this. It's a wrong comparison. All were poor. सभी गरीब ही थे इस एरा में. And there were a few rich. And they weren't rich enough by modern standards. There was a huge gap between. This is entire left का vocabulary. ये पूरी left की vocabulary है. I'm not saying left is wrong every time, though I believe that, but that's not what I'm trying to make a point here. Why would they say it? क्योंकि ये उनकी फिलॉसफी का कोर है, लेफ्ट की फिलॉसफी का कोर क्या है? पोअर आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, हैव्स एंड हैव नॉट्स हमेशा हिस्ट्री में रहे हैं. कार्ल मार्क्स का फलसफा यही है, हैव्स एंड हैव नॉट्स हमेशा रहे, एंड दैट लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, एंड कॉन्ट्रडिक्शंस फोर्स चेंज, और ये चेंज होते होते वी हैव रीच टू दिस सिस्टम जो आज का है, कैपिटलिस्ट सिस्टम. एंड ही सेज इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, हैव्स एंड हैव नॉट्स का, द बुर्जुआजी एंड द प्रोलेटेरिएट. और अब वक्त के साथ इस कॉन्ट्रडिक्शन को ओवरकम करेंगे, फिर प्रोलेटेरिएट ही वो रेवोल्यूशन करेगा और ये क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी. अब दिस वे ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री, इसको कहते हैं हिस्टीरियोग्राफी. अभी हिस्ट्री नहीं हो रही, हिस्ट्री का फलसफा हो रहा है कि हमको चीज़ों को देखना ही कैसे है. जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो हैपनिंग्स हो रही है, हम इसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि यू सी फ्रॉम डे वन men have been doing this, women have been doing this. हम इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड हिस्टीरियोग्राफी, देखना किस पर्सपेक्टिव से. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. जैसे हम पुरानी हिस्ट्री को फ्रॉम द प्रीस्टली क्लास पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, तो या तो हम सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं. इसको हिस्टीरियोग्राफी कहते हैं कि हमारे सामने रॉ फैक्ट्स हैं, उन रॉ फैक्ट्स को इंटरप्रेट करना ये फ़र्ज़ है उस पर, हिस्टोरियन पे. ये उस पर फ़र्ज़ क्यों है? ये उस पर फ़र्ज़ इसलिए है, अगर वो ये नहीं कर रहा तो कर क्या रहा है? हिस्टोरियन कर क्या रहा है अगर वो ये नहीं कर रहा? हिस्टोरियन अगर एज्यूम कर रहा है कि हिस्ट्री में कोई पैटर्न नहीं होता है, इंसान कुछ भी कभी भी कैसे भी कर देता है, तब हिस्ट्री करने की ज़रूरत ही क्या है? वाई डू वी नीड टू डू हिस्ट्री? वी डू हिस्ट्री only because we know that there are patterns in it,
and historians try to find those patterns. And now their patterns come from उनको वो कैसा दिखेगा, कैसा चश्मा उन्होंने पहना है. ये कम्युनिस्ट चश्मा पहना हुआ है, तो इसीलिए रिच आर एक्सप्लॉइटिंग पुअर. ये कह रहे हैं, ये पास्ट पे इस चश्मे को से देख रहे हैं. अब ये कह रहे हैं कि ये हुआ ही क्यों, ये एक्सप्लॉइटेशन, डिस्पैरिटी एट्सेट्रा, ये हुई ही क्यों? ये टेक्निकल सोफिस्टिकेशन से हुई. हमने भी बात की कि हायरार्की के डेवलपमेंट में एक रोल इसका भी है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का. और ये सोफिस्टिकेशन आई कहाँ से? जब सरप्लस फूड प्रोड्यूस होना हुआ, सोशल हायरार्कीज डेवलप होना शुरू हो गई. और इसी के साथ हमको अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, थियोलॉजी, ये तमाम डेवलप होते दिख रहे हैं. क्यों? स्पेशलाइजेशन बिकॉज पीपल आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन ट्रेड नाउ. इजिप्शियन साइंस में हमको बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मिलती है. नाइल वैली में सोलर कैलेंडर इस वक्त में डेवलप हुआ. हिंदुस्तान ने भी अपना जो यहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड इल्म था स्टार्स का, they took it from this side of the world, probably the Greeks. मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये लेटर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, उन सिविलाइजेशन से थोड़ी यंगर सिविलाइजेशन है, बट नॉनदलेस ग्रेट सोफिस्टिकेशन हियर एज वेल. एंड they also shared a lot of characters with these other civilization. One of this, इनके यहाँ ब्रॉन्ज का वर्क मैंने आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. देखिए कितना सारा चीज़ हमको पता चलता है जस्ट बिकॉज वी नो दैट दे न्यू ब्रॉन्ज. हाउ डू वी नो दैट दे न्यू ब्रॉन्ज? दे न्यू हाउ टू वर्क विद ब्रॉन्ज बिकॉज वी हैव फाउंड ब्रॉन्ज के आइटम्स उनके पास. दैट डांसिंग गर्ल का स्टैचू एट्सेट्रा, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टैचू. छोटा सा है बट बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है. तो कैसे बनाएंगे उसको? पहले तो आपके पास मेटलर्जी का इल्म होना चाहिए. आपके पास इल्म होना चाहिए कि ओर से कैसे निचोड़ते हैं मेटल को, फिर उनको कंबाइन करना, कॉपर और टिन को. चलिए ये सारा हो गया, ब्रॉन्ज हमारे पास आ गया. अब ब्रॉन्ज तो हाथों से और आप अपनी फिंगर से उसको कर नहीं सकते शेप, राइट? आप मिट्टी को कर सकते हैं. तो इतना सोफिस्टिकेटेड डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है ये बनेगा कैसे? So what they used to do is now called lost wax technique. They did not call it this. वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, हम इसको कहते हैं lost wax technique. Lost wax technique बड़ी खूबसूरत है और ये sophistication दिखाती है early humans की. You know, one of the things modern man suffers from is that he thinks कि वही खुदा है, मतलब उसी ने सब कुछ कर दिया, कि उससे पहले किसी को कुछ आता नहीं था. You know, one of the things about knowledge is नॉलेज ग्रोज एक्सपोनेंशियली. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 यूनिट ऑफ नॉलेज है, यू वुड रीच 2 यूनिट्स ऑफ नॉलेज, बट 2 के बाद यू वुडंट रीच 3, यू वुड रीच 4, 4 के बाद यू वुडंट रीच 5, यू वुड रीच 8, फिर 16, फिर 32. सो दिस ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. देयर इजंट अ स्ट्रेट लाइन जो mx + c फॉलो करे. ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, e⁻x को फॉलो कर रही है इल्म. इस वजह से क्या होता है, जो अर्ली स्टेप्स होते हैं ना इल्म के, वो बहुत मुश्किल होते हैं. समवन टू कम अप विद 0 वाज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज यू नेवर सी 0, यू ऑलवेज सी 1 ऑफ समथिंग, यू डोंट सी नन ऑफ समथिंग. So someone has to come up with 0, someone has to come up with decimals, these are giant leaps, and once the decimals are there, now you can do millions of things with it. And this gives modern man उसको ऐसा लगता है कि उसी ने सब कुछ किया, बट अगर वो उसको ट्रेस करेगा इट वुड कम बैक टू दैट वन पॉइंट जब अर्ली ह्यूमंस ने कोई छोटी सी चीज़ की होती है, जो उनके वक्त में वैसा ही होता है जैसे इस वक्त में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना. उस वक्त का वो E=mc² ही होता है. एंड दैट्स वाई मेनी हिस्टोरियंस ऑफ साइंस वुड से न्यूटन वॉज अ बेटर साइंटिस्ट एंड अ बिगर साइंटिस्ट देन आइंस्टीन. But that kind of hurts the modern man. Okay. Lost wax technique. Lost wax में क्या करते थे? So wax is easy to deal with, right? Wax पे आप स्टैचू बना सकते हैं. This you would trust me, right? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. उसको आप छोटी सी स्टिक से भी शेप कर सकते हैं. अब आपने वैक्स को शेप कर दिया. क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि अगर हम इस वैक्स को से हमने
मिट्टी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रखी है हमने, काफ़ी पानी हमने उसमें रखा है, उसको काफ़ी दिन से हमने रखा है प्रॉपर, वो उसका एक बड़ा सा थिन पेस्ट बना है, विस्कस है बट नॉट वेरी विस्कस। तो उसमें हमने इसको भिगोया, तो इसके ऊपर एक लेयर चिपक जाएगी उसकी मिट्टी की। फिर हम इसको फिर से डुबोए, जब वो सूखेगा फिर से डुबोए, फिर से डुबोए, ऐसे करते करते कैनवीस से कि इस पे ऊपर मिट्टी का एक वो बन जाएगा, लेयर बन जाएगा, से 1 इंच फिर 2 इंच वटेवर मिट्टी का एक लेयर बनेगा। हमको आग पता है इस टाइम में, आग वी नो, फायर वी नो, वी ऑल्सो नो दैट फायर मिट्टी को सख्त करता है, हार्ड करता है। हाउ डू वी नो दैट, वी न्यू इट एट दिस टाइम, हाउ डू वी नो दैट, बिकॉज वी हैव सीन ब्रिक्स, हमने टेराकोटा एक्सेट्रा देखा है इस टाइम में, हमको ब्रिक्स मिलते हैं इस टाइम में, तो इससे ब्रिक्स से हमको क्या पता चलता है, दे न्यू द आर्ट ऑफ बेकिंग। ओके, अब हमारे पास ये है, ये वैक्स है और इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, हम इसको फर्नेस में डाल सकते हैं, आग पे रख सकते हैं, इसकी मिट्टी हार्ड हो जाएगी, जैसे पॉट बनता है। लेकिन इसके वैक्स का क्या होगा, वो पिघल के निकल जाएगा। नाउ यू हैव ए कैविटी इनसाइड, और शेप उसकी क्या है, शेप उसकी वही है फिगर जो आप बनाना चाहते थे। अब आप ब्रॉन्ज को मेल्ट करके उसमें डाल सकते हैं और फिर आप मिट्टी को तोड़ सकते हैं, राइट, ये हो सकता है ना। दिस ओनली शोज देयर सोफिस्टिकेशन। आई कैन टेल यू नॉट मेनी टुडे कैन कम अप विद, एंड मोर सो अवर यंग, जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, नो नेवर ऑन अर्थ दे कैन नॉट थिंक ऑफ दिस, और उनको लगता है कि दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स ह्यूमंस हैव एवर सीन, आवर यंग। This is a highly sophisticated practice which they are indulging in, and this is called lost wax technique. अब इसमें wax is lost. So along with all of these things, surplus food, superior tools, growth of learned class, you see religious systems are getting institutionalized and ritualization is taking place. Bronze Age में there is a religious revolution around the world, इसके बाद ही immediately, इसी के बाद हिंदुस्तान में उपनिषद और वेद आ रहे हैं। these are great texts of Indian history, हिंदुस्तान की सभ्यता के सबसे बड़े टेक्स्ट्स हैं ये। गौतम बुद्ध लगभग 500-600 BC में आते हैं। गौतम बुद्ध उस वक्त प्रीच करते हैं। गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी है महावीर भी, जो जैनिज्म के तीर्थंकर हैं, कंटेम्पररी है उनके, साथ में ही हैं ये दोनों हस्तियाँ। ये 600 BC के आसपास है। और सेमाइट्स के पास भी लाइन ऑफ प्रॉफिटहुड चल रहा है, वहाँ पे भी। चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओत्से टाओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म। ईस्टर्न ईरान में ज़राथुस्ट्रा, ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ये तमाम चीज़ें एक ही साथ हो रही है दुनिया में। तो हमको क्या दिख रहा है इससे, हमको दिख रहा है कि देयर इज़ अ टेंडेंसी इन दिस एज। ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आती है, तो आयरन एज की हम बात करें, डिफ्रेंशिएशन हो रही है इस एज में रिलीजियस ट्रेडिशंस की। हिंदुस्तान में एक रिलीजियस ट्रेडिशन है, डिवाइड हो रहा है, बिखर रहा है, ये डिफरेंट ट्रेडिशंस बन रहे हैं। और इस एरा में ये क्यों हो रहा है, वी कैन ओनली स्पेकुलेट। एंड वन ऑफ द थिंग्स वी कैन से इज ह्यूमन इंडिविजुअल का रिलेशन विद सोसाइटी, उसकी डेफिनेशंस अब फॉर्म करनी पड़ रही हैं। क्या इसमें कोई ट्रुथ है? लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिज्म। सो हिंदुइज्म में कुछ एक इस वक्त में वी कैन से हिंदुइज्म उतना ट्रेड फ्रेंडली रिलीजन नहीं था इस टाइम पे, बहुत सारी रीजंस की वजह से। सैक्रिफिशियल रिलीजन था, तो बहुत सारा सैक्रिफाइस पे ध्यान देता था हिंदुइज्म, एंड सैक्रिफाइस इज नॉट गुड फॉर इंडस्ट्री। एंड देन क्षत्रियाज, उनको दे वर अंडर द कमांड ऑफ ब्राह्मण्स। एंड देन द थर्ड क्लास द वैश्याज हु वुड इंडल्ज इन ट्रेड, वो और भी नीचे थे। अब कास्ट रिजिड थी। ये तमाम चीज़ें मिला जुला कर समवन हैज़ टू कम एंड ही हैज़ टू speak against it. Now speaking against it would mean you have to speak against Ved. That means आप रूट पे ही अलग हो रहे हैं. You would have to create a separate tradition.
And that's why these people were called Nastic. They're not believers at all. So they are called Nastic ideologies, unorthodox ideologies. And Gautam Buddha turns out to be a Kshatriya himself. So is Mahavir Jain. So they are those people. And we see that traders turn to Buddhism. अब जैनिज्म क्यों नहीं सर्वाइव करेगा? क्योंकि फिर से पसंद नहीं करता चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, बट ट्रेडर्स नीड टू डू दैट. तो बुद्धिज़्म फ्लोरिश करता है इस टाइम के बाद. हिंदुस्तान हम कह सकते हैं कुछ हद तक शायद बुद्धिज़्म डोमिनेटेड ही रहा होगा इस टाइम में, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ही रही होगी. फॉर सम अदर रीजंस एंड बुद्धिज्म डिक्लाइंस लेटर. तो हमको इस टाइम पे ये भी दिखता है. फिर अब ये जो रेकनसाइल करना है इंडिविजुअल और सोसाइटी को, इंडिविजुअल और गॉड को तो काफ़ी हद तक रेकनसाइल कर रहे हैं सारे लोग. ये जो इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ रेकनसाइल करना है, इसमें एक सेक्युलर एस्पेक्ट भी है जो नॉन गॉडली एस्पेक्ट है कि मुझे अपने पैसे का करना क्या है एट्सेट्रा. तो यू सी सेक्युलर साइंसेज ऑल्सो डेवलपिंग. सेक्युलर साइंसेज नॉट इन द फॉर्म दे आर राइट नाउ. उस वक्त फलसफा, फिलोसफी. This is the era when great philosophers are also doing their philosophy. Case in point, Socrates in Greece and Plato and then Aristotle. हिंदुस्तान में भी फ़लसफ़ा हो रहा है इस टाइम पे, बड़ा फ़लसफ़ा हो रहा है. बुद्धिज़्म एंड उसके बाद Gautam Buddha was a philosopher par eminence, and then after him there were these councils held and other philosophers are doing their philosophies. एंड मटीरियल पे भी वर्क कर रहे हैं. जैसे वो परमाणु का कंसेप्ट हिंदुस्तान में डेवलप हो रहा है, अणु का वैशेषिक फिलॉसफी डेवलप हो रही है हिंदुस्तान में, और वहाँ पे पार्मेनिडीज बात कर रहे हैं ग्रीक फ़लसफ़े में. वहाँ पे भी एटमिस्ट्स बन रहे हैं, पाइथागोरियंस मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं. सो यू सी ऑल ऑफ दीज थिंग. नेचुरलिस्ट्स भी है, थेल्स भी कुछ बात कर रहे हैं. थेल्स तो इनको चलो प्रीडेट करते, इनसे पहले के हैं, बहुत बड़ी हस्ती है. सो यू सी हाउ Iron Age आते आते how did culture throughout the world develop. We would stop here and we would continue our discussion on evolution of humankind in the next session when we look at patterns of adaptation and other things.